जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का माजी साहब एजुकेशन। दोस्तों, लैब स्टैंड फिजिक्स की आखिरी क्लास में अपन ने जब डेरिवेशन किया था उसके बाद अपने को एक अवकल समीकरण यानी कि मतलब जो एफ इजिकल टू माइनस के एक्स का डेरिवेशन किया था उसके हिसाब से अपने को क्वेश्चन मिला था। फिर उसके बाद मैंने बताया था कि अपने पास दो स्टैंडर्ड समीकरण होती है, यानी कि एक तो होता है फंक्शन और उसका होता है दूसरा एक अवकल समीकरण। देखो, इसमें और इसमें क्या संबंध है, इसमें और इसमें क्या संबंध एक्चुअली, और ये भी क्या है, ये भी कहां से आता है, क्या चीज है, उस सब के बारे में डिस्कशन करने वाले। आज अपना पूरा पोस्टमार्टम होगा इसी के बारे में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, पहली बात तो ये कि भाई x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, यानी सरल आवर्त गति का फलन फंक्शन, यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन का क्या है, फंक्शन है ये। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन का फंक्शन x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, क्यों, दूसरा क्यों नहीं सर? समझ गए? आपके माइंड में ये विचार तो आ रहा होगा कि सर ये फंक्शन x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव क्यों, दूसरा कोई फंक्शन क्यों नहीं बन रहा? बात क्लियर? तो पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक्चुअली में वो क्या रहा है यहाँ पर। आपको पता हो तो अपन पढ़ रहे हैं एसएसएम, सरल आवर्त गति, जिसमें क्या होता है, इसमें क्या चीज होती है, जिसमें जैसे कि एक पार्टिकल है, ये मिड पोजिशन है, मीन पोजिशन, ठीक है, मध्य स्थिति है, यहां से यहां जाएगा, फिर से वापस ऐसे आएगा, इस साइड जाएगा और वापस यहाँ आके एक बार का इसका पीरियड पूरा हो जाएगा। समझ के, एक दोलन पूरा हो जाएगा, ठीक है। और इसी प्रकार इन दोलन को वो रिपीट करता रहता है, फिर से यहाँ मतलब यहाँ से जाके यहाँ वापस आके ऐसे करके वापस आने को बोलते हैं पूरा एक चक्कर, ठीक है, पूरा एक चक्कर। अब इसकी तुलना अपन इससे करेंगे, इस फॉर्म में लिखा साइन की फॉर्म में, क्यों? क्योंकि आप साइन थीटा का फंक्शन देखोगे तो एक्चुअली में ये जो सरल आवर्त गति है वो साइन थीटा के फंक्शन को फॉलो करती है। साइन थीटा का फंक्शन कैसा होता है, ऐसा होता है, कैसे, जैसे कि थीटा बराबर 0, फिर थीटा बराबर पाई बाय 2 पे मान मैक्सिमम, फिर यहां पर ये ले दो, क्या हो गया 0, फिर 90 यानी कि पाई बाय 2, ठीक है, फिर ये हो जाएगा पाई, फिर से ये हो जाएगा 3 पाई बाय 2 और फिर ये हो जाएगा 2 पाई। समझ गए? तो यानी कि इसको देखोगे आप तो साइन थीटा का फंक्शन क्या होता है, यहां से स्टार्ट हुआ, ऐसे आया, ऐसे गया, वापस आ जाए, फिर से राउंड ऐसा कैसे नेक्स्ट राउंड में ही जाएगा। समझ गए? तो यानी कि यहां तक ये एक चक्कर पूरा हो गया, ये पूरा पूरा एक चक्कर इसने क्या कर दिया, पूरा कर दिया, एक राउंड पूरा कर दिया। समझ गए? तो इसमें आप देखोगे तो एक बार पाई बाय 2 पे जाता है, मैक्सिमम होता है कहां पर, इस साइड ऊपर की तरफ मैक्सिमम, ठीक है, फिर से इस लेवल पे आता है, फिर से नीचे की तरफ मैक्सिमम होता है। समझ गए? फिर से नीचे की तरफ मैक्सिमम होता है, फिर से इस लेवल पे आ जाता है। समझ गए? तो इस लेवल पे कितनी बार होता है, 3 बार, एक जब स्टार्टिंग में, फिर जब बीच में और फिर अंत में। तो यानी कि कौन सा, इसको बोलते हैं मध्य स्थिति, मीन पोजिशन, इसको बोलते हैं मध्य स्थिति, मीन पोजिशन, ठीक है, यानी कि ये वाला पॉइंट। समझ गए? यानी कि जो 0 वाला पॉइंट है 0, ठीक है, और ये पाई, और ये क्या बोलते हैं 2 पाई, तीनों पॉइंट कहां पे, यहाँ पे। अब यहां से स्टार्ट कर रहा है 0 से, तो यहां आता है, क्या होता है पाई बाय 2 हो जाता है, फिर से वापस आता है, यहां हो जाता है पाई, और यहां जाएगा फिर से तो 3 पाई बाय 2, और वापस यहां आएगा घूम के तो 2 पाई। समझ गए? तो यानी कि इसमें भी क्या हो रहा है, एक बार मैक्सिमम जा रहा है इस साइड, तो देखो एक बार मैक्सिमम यहां आ गया। समझ गए? देखना, अभी मैं आपको बताता हूँ ये साइन थीटा के फंक्शन को फॉलो क्यों करता है। देखो, मैं यहां से यहां आया, यहां से आया, मतलब साइन थीटा के फंक्शन में कहां से कहां गया, यहां से आ गया, ठीक है। अब मैं वापस इस टॉप पोजीशन से फिर से मेरे को इस मीन पे आना है, देखो मीन पे आया, बात क्लियर। अब मेरे को इस साइड जाना है, इस साइड मतलब लास्ट पॉइंट तक, तो देखो ये न्यूनतम ये ऐसा है। अब फिर से मेरे को वापस आना है, अब मैं फिर से इस साइड से दूसरा चक्कर स्टार्ट करूंगा, तो यहां से इसका भी दूसरा चक्कर स्टार्ट। यानी कि मतलब वो क्या रहा है कि जो सरल आवर्त गति है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, वो साइन थीटा का जो फंक्शन जो बिहेवियर करता है, उसका जो व्यवहार होता है उसके जैसे ही होता है। समझ गए? तो इसीलिए इस एसएसएम की गति को साइन के फंक्शन में लिखा जाता है। समझ गए? एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। बात क्लियर? बात समझ में आ गई? ठीक है कि भाई इस वाले जो एसएसएम का फंक्शन है वो साइन में क्यों है, ठीक है, वो साइन में क्यों है,
टेन में क्यों नहीं है, क्वाड में क्यों नहीं है, या फिर दूसरा कुछ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऐसा क्यों नहीं है? रीजन ये है कि इसकी जो गति है वो इस प्रकार की होती है। क्यों? क्योंकि एक बार मीन पोजिशन पे, फिर से टॉप, फिर से वापस यहाँ पे, ठीक है, फिर से इस साइड टॉप पे जाएगा। देखो तो पूरी तरीके से ये बिहेवियर किस साइड होता है, किस तरह होता है, साइन जैसा, ठीक है, साइन कॉस जैसा, ठीक है। कोई आपको पूछे, हाँ ये वाला फंक्शन कॉस वाले को भी फॉलो करेगा, समझ गए, कॉस वाले को भी फॉलो कर, क्योंकि कॉस वाला भी ऐसे ही होता है। कॉस वाले में क्या होता है भाई, स्टार्टिंग कहां से होती है, सिर्फ यहां से होती है, सिर्फ एक फेज का डिफरेंस होगा। कॉस वाला फंक्शन कैसे होता है, ऐसे होता है, ठीक है, स्टार्टिंग यहां से होती है, तो इसमें ये एक चक्कर हो जाएगा पूरा, समझ गए, यहां तक का एक चक्कर पूरा हो जाएगा, ये वाला पूरा एक चक्कर, समझ गए। तो ये क्यों होता है, ये एक्चुअली में सिर्फ एक फेज डिफरेंस के कारण होता है। ये फेज डिफरेंस क्या चीज होती है मैं आगे बताऊंगा, और इसको भी मैं आगे समझा दूंगा, ठीक है। तो जो सरल आवर्त गति है एसएचएम, इसको आप साइन के फंक्शन से भी लिख सकते हो और कॉस के फंक्शन से भी लिख सकते हो, दोनों ही सही है, ठीक है। साइन और कॉस, साइन और कॉस में क्या फर्क होता है, सिर्फ और सिर्फ फेज डिफरेंस का ही तो फर्क होता है, ये तो होता है भाई, ठीक है, ठीक है। क्या होता है, जैसे कॉस 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा, ये क्या, साइन थीटा कॉस थीटा एक दूसरे के उल्टे होते हैं, ठीक है। आप जब लिखते हैं ना साइन 90 बाई थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 बाई थीटा साइन थीटा, समझ गए, यानी कि वहां क्या हो गया, 90 का फेज डिफरेंस आ गया, मतलब पहले यहां से स्टार्ट हो रहा था 0 से, अब पाई बाई 2 से स्टार्ट हो रहा है, समझ गए, ये यहां से स्टार्ट हो गया, मतलब क्या बन गया, कॉस बन गया। बात क्लियर? जब अपन फेज डिफरेंस पढ़ेंगे इसमें तो आप अच्छे से समझ जाओ, यानी कि कहीं पर भी लिखा हो कि भाई सरल आवर्त गति को किससे शो कर सकते हैं, तो साइन थीटा से भी शो कर सकते हैं और कॉस थीटा वाले फंक्शन से भी शो कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन बेस्ट अगर रहे तो वो साइन थीटा है, क्यों? क्योंकि इसमें आप जीरो से की भी, यहाँ पर जीरो से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर फेज क्या है, फेज डिफरेंस जीरो, स्टार्टिंग फेज जीरो, ये जब अपन फेज पढ़ेंगे स्टार्टिंग वगैरह तब सारी बातें उस टाइम क्लियर हो जाएगी, समझ गए। इसमें भी ये ओमेगा टी प्लस फाइव टी एक्स, अभी अपन सब कुछ आगे पढ़ने वाले, धीरे धीरे करके आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे, ठीक है। अब जो मैंने आपको बात बताई वो समझ गए कि भाई इस एसएसएम को साइन के फंक्शन में क्यों लिखते हैं, बात क्लियर, इतना समझ गए होंगे बस, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, देखो अब क्या है, अब आपके सामने दी हुई है एक एसएसएम डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकल समीकरण। अभी अवकल समीकरण कहां से आया, एसएसएम डिफरेंशियल इक्वेशन, अभी अवकल समीकरण कहां से आया, तो ये भी कोई उड़ के नहीं आया है, समझ गए, ये भी कोई उड़ के नहीं आया है। जिस प्रकार मैंने ये बताया, क्योंकि ये क्यों होता है, क्योंकि ये एसएचएम साइन के फंक्शन को फॉलो करता है, इसलिए ये हो गया, इसलिए सरल आवर्त गति का फलन क्या हो गया, ये हो गया साइन वाला, एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई। अब सर ये अवकल समीकरण कहां से आया, तो साफ बात है, मैथ्स वालों को तो बताने की जरूरत नहीं, बायो वालों को फिर से बता दो कि भाई होता क्या है, जब आप इसका दो बार क्या करोगे, डिफरेंशिएशन करोगे, अवकलन करोगे, दो बार क्या करोगे, अवकलन करोगे, ठीक है। तो दो बार जब आप डिफरेंशिएशन करोगे इसका, तो यानी कि क्या होगा, देख लो, आपके सामने कर देते हैं, एक्स क्या करोगे, तो dx बाई डी टी विथ रेस्पेक्ट टू टी, अब ए तो बाहर आ जाएगा, ठीक है। फिर साइन क्या करोगे, तो कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है, कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव हो जाएगा। फिर उसके बाद ये जो अंदर वाला इसका भी करना होता है, ओमेगा टी प्लस फाइव का करोगे तो क्या जाएगा, ओमेगा, ठीक है, क्योंकि ओमेगा टी का ओमेगा और फाइव का क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि फाइव अपने आप में क्या कांस्टेंट है। अब देखो, अब यहां से बाहर क्या आएगा, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, बात क्लियर, ये हो गया dx बाई टी। अब एक बार और करो विथ रेस्पेक्ट टू टी, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर, और यहाँ पे ए ओमेगा तो बाहर है ही, कॉस का हो जाएगा माइनस साइन, माइनस निशान लगा तो माइनस साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, और फिर से इसका करोगे अंदर वाले का तो ओमेगा आ जाएगा। यहां से देखोगे तो मैं आगे लिखता हूं डी स्क्वायर एक्स डी टी स्क्वायर, अवकलन नहीं आता तो सीख लेना थोड़ा सा, ठीक है। हाँ, अब देखो यहां से देखो माइनस आगे आ जाएगा ए ओमेगा स्क्वायर,
और क्या रहा ये साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अब यहां से देखो, अगर मैं डी स्क्वायर एक्स डी टी स्क्वायर और इसको मैं ऐसे लिखूं माइनस ओमेगा स्क्वायर और ए को मैं इस साइड लिख लूं ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अब ये ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव क्या है, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव एक्स है, समझ गए। तो ये क्या जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर। और जब मैं इसको इस साइड लेके जाऊंगा तो डी स्क्वायर एक्स डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू जीरो। बात क्लियर, यही से ये आया है अवकल समीकरण, समझ गए। तो कोई भी फंक्शन दिया हो उससे आप अवकल समीकरण बना सकते हो, ठीक है। ये बात फिर से कह रहा हूं, मैथ्स वालों को समझाने की जरूरत थी नहीं, क्योंकि वो 12th में करते हैं सर, ठीक है। तो इसी से ये आया, तो बात क्लियर होगी। पहले तो ये फंक्शन कहां से बना वो बता दिया मैंने, वो क्लियर हो गया। ये कहां से आया उससे, जब इसका दो बार आकलन करोगे तो ये होगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सारी सरल आवत गति अपन जो भी पढ़ेंगे, भले एक स्प्रिंग के कुछ भी लगाओ, स्प्रिंग के कुछ मास बांध लो, या फिर कोई झूला झूल रहा हो, या फिर पेंडुलम वाला केस हो, सरल लोलक वाला केस हो, कोई भी केस हो, सभी में हम अपन इन स्टैंडर्ड इक्वेशन से ही तुलना करेंगे। इनसे तुलना करके ही अपन सारी चीजें निकालेंगे, टाइम, फेज डिफरेंस, कोणीय आवर्ती, ठीक है, वगैरह वगैरह सब कुछ चीजें। तो ये आपकी खोपड़ी फिट होना चाहिए। एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स बराबर जीरो, बराबर जीरो। बात क्लियर। चलिए अब देखो, ये जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, इसका दो बार आकलन करोगे तो ये आता है डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एक्स, ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू जीरो। अब अपने पास f इज इक्वल टू माइनस के एक्स, जो पिछली बार एक समीकरण लास्ट क्लास में निकाल लेते हैं, ठीक है, कि जब क्या हो बल ऐसे लग रहा हो जो जिसको मध्य स्थिति को लाने का प्रयास करे, वो बल कौन सा होता है, F होता है। x मध्य स्थिति विस्थापन है, के बल कांस्टेंट है, फोर्स कांस्टेंट, ठीक है। तो उसका जब आपने दो बार डेरिवेशन किया था, दो बार डिफरेंशिएशन किया था, आकलन किया था, ठीक है, तो डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस के बाय एम एक्स आया था। अब इन दोनों की तुलना करोगे, इन दोनों की तुलना करोगे तो ये वाला सेम है, ये वाला सेम है, एक्स सेम है, एक्स सेम। क्या चीज आती है, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के बाय एम, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के बाय एम। तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट ऑफ के बाय एम। यहां पर ओमेगा क्या है, ओमेगा है कोणीय आवर्ती, कोणीय आवर्ती, ठीक है। बहुत सारे केस में ये कोणीय वेव भी बन जाएगा, क्लियर। लेकिन सिंपल हार्मोनिक मोशन के रेस्पेक्ट में देखें तो यहां पर हमेशा ये कोणीय आवर्ती ही रहेगा, ठीक है। अब कोणीय आवर्ती यानी कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है, इसको याद रखना है, पता रखना है, ओमेगा जो रूट ऑफ के बाय एम। बहुत बार आपने पढ़ा भी होगा, आप कंफ्यूज हो जाते हो एग्जाम में, सर के बाय एम था या एम बाय के था, के बाय एम था या एम बाय के था। तो एक्चुअली मैं भी कंफ्यूज होता था, ऐसा कोई बात नहीं यार, हर एक कंफ्यूज होता, जब मैं पढ़ता था ना, ठीक है, तो मैं भी कंफ्यूज हुआ। अभी तो क्या है, मेरे माइंड में सारी चीजें डेरिवेशन वगैरह सब कुछ सेटअप है, कहां से मुझे पता है के ऊपर ही आएगा, इस साइड लेके जाएंगे के की बट्टे में तो जा नहीं रहा, इस साइड लेके जाकर डेरिवेशन करें तो के ऊपर ही आएगा। लेकिन फिर भी आपके लिए मैंने एक शॉर्ट ट्रिक, आपके लिए सॉरी मेरे लिए पहले मैंने एक शॉर्ट ट्रिक यूज किया करता था, वो मैं आपको बताता हूं, ठीक है। अभी तो मेरे माइंड में ऐसे ही सेटअप हो गया है। एक शॉर्ट ट्रिक है वेलकम, ठीक है, वेलकम, वेलकम यानी कि वेलकम, स्वागत है आपका, ठीक है। अब इसमें कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। वेल यानी कि डब्ल्यू आएगा पहले, वेल उसके बाद आएगा कम ना, तो के ऊपर फिर एम नीचे, तो वेलकम, समझ गए, वेलकम, ठीक है। तो इसलिए भूलोगे नहीं, थोड़ा याद रहेगा, ठीक है, कुछ ट्रिक्स यूज कर लेनी चाहिए वैसे। लेकिन अगर डेरिवेशन समझा है तो मुझे लगता है आपको इस ट्रिक का काम नहीं पड़ेगा, ठीक है। आप मेरे से फिजिक्स पढ़ रहे हो तो आपको शायद कुछ रटने का काम ही नहीं पड़ेगा, ना ही कुछ ट्रिक का भी काम पड़ेगा ज्यादा। फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि चलो सहूलियत के लिए वेलकम, वेलकम माइंड में रख लेना, ताकि ओमेगा आएगा बराबर
पहले क्या आएगा के, नीचे बटे में एम, वेलकम, रूट तो आएगा ही, ठीक है, बात क्लियर है, ठीक है, यह जो होगा ओमेगा। चलिए बढ़ते हैं आप आगे। अब देखो x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, इसमें x क्या है, a क्या है, ओमेगा क्या है, t क्या है, फाइव क्या है, इन सबको समझते हैं, ठीक है। और एग्जाम में ऐसे आपकी पिछली बार भी 2022 में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। हालांकि मैं तो आपको इससे अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन करवाए थे, मतलब बिल्कुल जो मेरी क्लास देख के गया था उनको सभी को बच्चों को पता है, सारे बच्चे अच्छे बहुत शानदार मार्क्स लेके भी आए हैं, ठीक है। मैंने बताया था ना कि ऐसे भी एग्जाम्पल है जो फिजिक्स छोड़ के जा रहे थे लेकिन 30 में से 28 क्वेश्चन सही करके आए। खैर अब बात करते हैं, तो यहाँ पर x क्या है, पहले तो समझते हैं कि x क्या है, x क्या चीज है, ठीक है। अभी पूरा फंक्शन का जो रिजल्ट है वो क्या निकल के आ रहा है, x ही निकल के आ रहा है, ठीक है। और इसमें जो वेरिएशन क्या है, जो वेरिएबल क्या है वो t है, समझ गए, क्योंकि a क्या है, फिक्स है, ओमेगा फिक्स है, फाइव फिक्स है, चेंज क्या होगा विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, x चेंज होगा, यानी x यानी कि विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट विल चेंज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, ओके। तो x क्या है, किसी समय t पर कण का माध्य स्थिति से विस्थापन, किसी समय t पर कण का माध्य स्थिति से विस्थापन, बात क्लियर, ठीक है। एट टाइम t डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, तो एक्चुअली में x क्या है, x है आपका माध्य स्थिति से विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, कब, इस टाइम पे t की जो वैल्यू दी होगी उस वैल्यू पे ये x क्या है, उस टाइम पर माध्य स्थिति से विस्थापन, ठीक है, टाइम t डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। इसकी यूनिट किस में होगी, मीटर में होगी, हमेशा ध्यान रखना, अगर कभी सेंटीमीटर में दिया हो, मिलीमीटर में दिया हो, फिर भी मीटर में रख के ही सॉल्व करना है, बात क्लियर, मैंने बताया तो फिजिक्स में हमेशा ध्यान रखना ये चीजें, तो ठीक है। एक तो लेंथ हमेशा मीटर में लेना, किसी भी फॉर्मूले में पुटअप करो, टाइम हमेशा सेकंड में लो, कोई भी फार्मूले में पुटअप करो, मास हमेशा किस में लो, किलोग्राम में लो, किसी भी फार्मूले में पुटअप करो, तो थीटा है हमेशा किस में लेना चाहिए, रेडियन में लो, किसी भी फार्मूले में पुटअप करो, ठीक है। उसके अलावा जो टेम्परेचर है वो किस में लो, केल्विन में, ठीक है। तो इस तरीके से टेम्परेचर, केल्विन, रेडियन, किलोग्राम, सेकंड, मीटर, ये चीजें बेसिक बेसिक चीजें बहुत काम आती है, ठीक है। और इन्हीं की वजह से बहुत बार गलतियां हो जाती है, समझिए। कोई भी सब्जेक्ट आपके लिए टफ जब बन जाता है जब आप उस सब्जेक्ट की बेसिक बातों को नहीं समझते, और फिर आपको कुछ टीचर लोग आते हैं तो फिर क्या, ट्वेल्थ में ऐसे ही होता है, स्कूलों में मुझे भी याद है, स्कूलों में क्या होता है, आपके 90% भी बन जाएंगे फिजिक्स में, 100 में से 90 मार्क्स भी आ जाएंगे, लेकिन आपको फिजिक्स समझ में नहीं आएगी, क्या करेंगे, आएंगे डेरिवेशन बताएंगे, रटाएंगे, आप रट लोगे डेरिवेशन, ठीक है, अच्छा ऐसे ऐसे करना है, ठीक है। तो उसके कंडीशन में क्या होता है, आपकी मैथ्स तो अच्छी होती है, मैथ्स अच्छी होती है, लेकिन फिजिक्स आपको लगता है कि मेरी अच्छी अच्छे मार्क्स है, लेकिन रियल में आपको डेप्थ से कुछ पता नहीं होता, समझ गए। फिर इसीलिए आप कंपटीशन एग्जाम में फिर चूक जाते हो, आपसे क्वेश्चन हो नहीं पाते, बात क्लियर, ठीक है। वो वही गलती रहती है, क्या कोई बात नहीं, वो सारी मिस्टेक्स अब हम दूर करेंगे, धीरे धीरे सब समझेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर टी क्या है, टी समय है किसमें, सेकंड में, टी क्या है, समय किसमें है, सेकंड में, इसी समय टी पर कण का माध्य स्थिति विस्थापन, इसमें मीन पोजीशन, ठीक है, और टी क्या है, समय किसमें, सेकंड में, बात क्लियर, ठीक। अब ए क्या है, ए एक्चुअली है आयाम, इसको बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं आयाम, इंग्लिश में बोल देंगे एम्पलीट्यूड, इसकी भी यूनिट क्या होगी, मीटर होगी, होगा क्या, कण का माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन, यानी कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। अब क्या होगा जब कोई पार्टिकल एसएसएम करेगा तो इसका फिक्स बाउंड्री होगी, बस इस साइड भी इतना जाएगा, इस साइड भी इतना जाएगा, दोनों तरफ ये सेम सेम होगा, अगर ये 5 मीटर है तो इस साइड भी 5 मीटर, इस साइड भी 5 मीटर, समझ गए। तो 5 मीटर इस साइड जाएगा, फिर वापस आएगा, 5 मीटर इस साइड जाएगा, समझ गए, इस 5 मीटर से आगे नहीं जाएगा, तो ये 5 मीटर क्या है, ये 5 क्या है, इनका फिक्स आयाम है, एम्पलीट्यूड है, समझ गए, 5 क्या है, फिक्स आयाम है, समझ गए। तो मामला कहां से कहां के बीच में रहेगा, 5 इस साइड को अगर पॉजिटिव का 5 मानो तो इस साइड को नेगेटिव 5, तो -5 से प्लस का 5, इसके बीच में इनका क्या होगा, दोलन होगा, ठीक है। और चूंकि ये -5 से प्लस का 5 क्यों जा रहा है, तो देखो सिंपल सी बात है, अब एक इसके कितना आ गया, 5 आ गया, तो 5 गुणा में है और अंदर में किसका फंक्शन है, साइन का फंक्शन, तो साइन के फंक्शन की वैल्यू कहां से कहां होती है, 1 टू +1,
साइन के फंक्शन की वैल्यू क्या होती है, -1 से पॉजिटिव का 1, ठीक है, तो गुणा करोगे तो -5 टू पॉजिटिव का 5, समझ गए। तो इसीलिए ये साइन का फंक्शन अपन काम में लेते हैं, क्योंकि साइन का फंक्शन पूरी तरीके से सही डिफाइन करता है किसको, एसएचएम को। बात क्लियर, ठीक है। तो ये क्या है, कण का माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन, एम्पलीट्यूड, ठीक है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, क्या हो जाएगा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। बात क्लियर, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। और अब देखो, अब समझते हैं आवर्तकाल, टाइम पीरियड क्या होता है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, वह न्यूनतम समय अंतराल जिसके बाद कण अपनी गति की पुनरावृत्ति करता है। देखिए वो मिनिमम समय अंतराल जिसके बाद कण अपनी गति का क्या करता है, रिपीटेशन करता है, पुनरावृत्ति करता है, अर्थात कण द्वारा एक, अगर इसको क्या बोल सकते हो, एक कंपन बोलो, एक दोलन बोलो, या फिर एक चक्कर बोलो, समझ गए, उन सभी को पूरा करने में लगा समय क्या कहलाता है, आवर्तकाल। बात क्लियर, सिंपल सी बात ये है कि भाई कोई भी कण है, इसके द्वारा एक कंपन पूरा करने में लगा समय, या फिर एक दोलन पूरा करने में लगा समय, या फिर एक चक्कर पूरा करने में लगा समय, क्या कहलाता है, आवर्तकाल कहलाता है, ठीक है। इसको टी से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है। आवर्तकाल को किससे लिखेंगे, टी से, कैपिटल टी से, समझ गए, कैपिटल टी से लिखेंगे। बात क्लियर, यानी कि वह न्यूनतम समय अंतराल जिसके बाद कण अपनी गति की पुनरावृत्ति करता है, अर्थात कण द्वारा एक कंपन दोलन चक्कर पूरा करने में लगा समय आवर्तकाल कहलाता है। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर ये न्यूनतम क्यों आया, एक्चुअली न्यूनतम क्यों है, न्यूनतम समय अंतराल का मतलब क्या है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल बताऊं, जैसे कि क्या करता है, जो एसएसएम होता है वो क्या करता है, साइन थीटा को फॉलो करता है। तो देखो साइन थीटा का फंक्शन देखते हैं, ऐसे होता है फंक्शन। मैंने माना कि भाई यहां से यहां तक आ गया, एक चक्कर पूरा हो गया, ये हो गया मैंने माना 2 सेकंड का, ठीक है, और फिर यहां से यहां तक वापस 2 सेकंड में और, ठीक है, यहां से यहां तक वापस 2 सेकंड में और, यहां से यहां तक वापस 2 सेकंड में और। तो अब अपने को क्या लेना, न्यूनतम समय अंतराल जिसके बाद कण अपनी गति की फिर से पुनरावृत्ति करता है। तो देखो यहां आया, यहां आया, अभी तक तो कुछ भी पुनरावृत्ति नहीं हुई, क्योंकि यहां से स्टार्ट हो रहा है, ऐसे आया, ऐसे ऐसे वापिस यहाँ आके, अब देखो ये और ये इसकी पुनरावृत्ति हो रही है, पहले ऐसे जा रहा था, अभी ऐसे जा रहा है, तो यानी कि न्यूनतम 2 सेकंड के बाद पुनरावृत्ति हो रही है। पुनरावृत्ति तो 4 सेकंड के बाद भी होगी, देखो 2 और 2 4 के बाद देखो, तो भी क्या है, तो भी ये वाला डायरेक्शन फॉलो कर रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, इसको फॉलो कर रहा है। 6 के बाद देखोगे तब भी ये होगा, लेकिन आपको लेना क्या है, टाइम पीरियड क्या होगा, मिनिमम होगा। मिनिमम यानी कि जब पहली बार पुनरावृत्ति करना स्टार्ट करें, तो पहली बार पुनरावृत्ति करना कब स्टार्ट किया है, यहाँ पर 0 से स्टार्ट हुआ, t इक्वल टू 2 के बाद पुनरावृत्ति करना स्टार्ट कर दिया, तो यानी कि t बराबर 2, यानी कि जो 2 सेकंड जो समय अंतराल है वो क्या हो जाएगा, इसका टाइम पीरियड हो जाएगा, आवर्तकाल हो जाएगा। बात क्लियर, ठीक है। नहीं तो आप अगर कि सर पुनरावृत्ति तो यहां से भी हो रहे हैं, तो आप 4 सेकंड बोल दोगे, क्योंकि 4 सेकंड में तो 2 बार हो रहा है काम, समझ गए। इसीलिए न्यूनतम, इसीलिए न्यूनतम शब्द आया है। तो क्या हो जाएगा, वह न्यूनतम समय अंतराल जिसके बाद कण अपनी गति की पुनरावृत्ति करता है। और सिंपल शब्द में बोले, अर्थात कण द्वारा एक कंपन, एक दोलन, एक चक्कर पूरा करने में लगा समय क्या कहलाता है, आवर्तकाल। बात क्लियर, चलिए अब इंग्लिश मीडियम वाले पढ़ लो, समझा तो मैंने दिया ही है। टाइम पीरियड यानी कि इट इज द लीस्ट इंटरवल ऑफ टाइम आफ्टर विच द पीरियडिक मोशन ऑफ बॉडी, बॉडी बोलो पार्टिकल बोलो, सेम ये रिपीट, यानी कि मतलब लीस्ट इंटरवल ऑफ टाइम आफ्टर दैट इट्स रिपीट इट्स मोशन, यानी कि जो इसका जो आवर्त गति है इसकी क्या करता है, मतलब जो मोशन है उसकी क्या करता है, पुनरावृत्ति करता है, रिपीटेशन करता है, ठीक है, वो टाइम पीरियड। बात क्लियर, तो यानी कि टी क्या है, टाइम पीरियड है, इस पर्टिकुलर टाइम के बाद उसकी गति की क्या होगी, पुनरावृत्ति होगी, रिपीटेशन ऑफ मोशन। बात क्लियर, चलिए अब पढ़ते हैं फ्रीक्वेंसी, आवर्ती। अब देखो, अब बात करते हैं आवर्ती फ्रीक्वेंसी की, इसकी बात करते हैं आवर्ती फ्रीक्वेंसी। अब आवर्ती क्या होती है, एकांक समय 1 सेकंड में किए गए कंपन या दोलन की संख्या, यानी 1 सेकंड में कितने कंपन, दोलन या चक्कर वो लगा सकता है 1 सेकंड। नंबर ऑफ ऑस्किलेशन एग्जीक्यूटेड बाय ए पार्टिकल इन 1 सेकंड, नंबर ऑफ ऑस्किलेशन एग्जीक्यूटेड बाय ए पार्टिकल इन 1 सेकंड। अब इसको समझते हैं पूरा मामला क्या है, एकांक समय में किए गए कंपन या दोलन की संख्या। अब क्या है, एक तो होता है आवर्तकाल, टाइम पीरियड, यानी कि
किसी भी चक्कर को लगाने में या फिर किसी भी एक ऑस्किलेशन को करने में कितना समय लगता है, एक ऑस्किलेशन को करने में कितना समय लगता है। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने देखा कि यहां पे देखो, ये अगर 2 सेकंड है, पूरा 2 सेकंड है, तो इसका टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, टी इक्वल टू 2 सेकंड। क्यों? क्योंकि इसको पूरा एक ऑस्किलेशन, एक राउंड पूरा करने में 2 सेकंड लगते हैं। समझ गए? अब ये आवर्ती क्या बोल रहा है, आवर्ती बोल रहा है कि भाई एकांक समय 1 सेकंड में, ठीक है, 1 सेकंड में किए गए कंपन या फिर जो ऑस्किलेशन की संख्या, यानी कि 1 सेकंड में कितने ऑस्किलेशन वो करता है। समझ गए? इनको कंपन बोलो, दोलन बोलो, चक्कर बोलो, बात बोलिए, ठीक है। तो 1 सेकंड में कितने करता है, तो अब देखो यहां से देखोगे तो भाई 2 सेकंड में 1 करता है, 2 सेकंड में 1 करता है। इस वाले केस में, इस वाले केस में क्या कर रहा है, देखो 2 सेकंड में 1 चक्कर पूरा कर रहा है। 1 सेकंड में कितने चक्कर पूरा करेगा, आधा। 1 सेकंड में आधा चक्कर, भाई 1 सेकंड में, 1 सेकंड यहां तक हुआ, इसमें कितना चक्कर पूरा हुआ, आधा ही तो पूरा हुआ। समझ गए? तो आधा पूरा हुआ, तो यानी कि क्या लिखोगे, 1/2, 1/2। अब यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है मामला, आपको जो फ्रीक्वेंसी निकल गई वो कितनी आई, 1/2। अब यहाँ पर 2 क्या है, टी है, तो एफ और एफ बराबर 1/t लिख सकते हो। इसीलिए आपको बताया होगा बहुत बार किसी ने, एफ इज इक्वल टू 1/t, टी इज इक्वल टू 1/f। एक दूसरे के उल्टे होते हैं, उल्टे होते क्यों है, चीज क्या है, फिर से बताता हूं, ठीक है, फिर से बताता हूं मामला। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि ये, ठीक है, अब ये पूरा का पूरा इसका टाइम पीरियड है 0.5 सेकंड, 0.5 सेकंड, यानी कि 0.5 सेकंड में 1 चक्कर लगाता है। 0.5 सेकंड में क्या करता है, 1 चक्कर लगाता है, ठीक है। 0.5 सेकंड में 1 चक्कर लगाता है। बात क्लियर? यही तो है इसका टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है, आवर्तक का मतलब कि भाई 0.5 सेकंड में इसका 1 चक्कर पूरा हो गया, 1 राउंड पूरा हो गया। अब निकलना आवृत्ति, आवृत्ति क्या बोलती है कि भाई 1 सेकंड में कितने राउंड होते हैं, यहाँ पे 1 सेकंड में कितने राउंड हो रहे हैं। बात को अच्छे से समझना, आवर्तकाल तो बोलता है, टाइम पीरियड तो बोलता है कि 1 राउंड पूरा करने में कितना समय लग रहा है। हमको वो टाइम बताओ जिस टाइम में इसका 1 राउंड पूरा होता है। ये कौन बोलता है, आवर्तकाल, टाइम पीरियड। जबकि आवृत्ति क्या बोलती है कि हमको ये बताओ कि 1 सेकंड में, 1 सेकंड में कितने राउंड कर सकता है, 1 सेकंड में कितने राउंड कर सकता है। तो यहां से देखो 1 सेकंड में कितने राउंड कर सकता है, तो देखो 0.5 सेकंड में 1 राउंड करता है, तो 1 सेकंड में यहां पहुंच जाएगा, यानी कि 1 सेकंड में क्या करेगा, 2 राउंड करेगा। 1 सेकंड में क्या करेगा, 2 राउंड। यही तो क्या है, 2 राउंड अपनी क्या है, आवृत्ति है। 2 निकल गया, वो क्या, आवृत्ति। तो अपने पास क्या निकल गया, एफ इज इक्वल टू 2 आवृत्ति। अभी एफ इज इक्वल टू 2 आएगा कहां से, जब मैं इसको लिखूं एफ इज इक्वल टू 1/0.5 लिख दूं तो ये तो 2 आएगा। एफ इज इक्वल टू 1/0.5 लिख दूं, और 0.5 क्या है, टी है, इसका टाइम पीरियड है, तो एफ इज इक्वल टू 1/t। बात क्लियर? तो यहां से आपको आवृत्ति और आवर्तकाल में संबंध भी मालूम पड़ गया, और एफ इज इक्वल टू 1/t फॉर्मूला क्यों आता है, या फिर टी इज इक्वल टू 1/f फॉर्मूला क्यों आता है, वो भी मालूम पड़ गया आपको। बात क्लियर? ठीक है, तो ये सारी चीजें होती है। अब जो आवृत्ति है उसका मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज होता है। क्या होता है, हर्ट्ज, सिंबल हर्ट्ज, मात्रक हर्ट्ज होता है। सिंबल कैसे लिखते हैं, एच जेड। अब आवृत्ति को बहुत बार कोई एफ से भी लिखता है, कोई एन से भी लिखता है, छोटा वाला एन, समझ गए। बहुत बार इसको आप ऐसे भी लिखो, एन इज इक्वल टू 1/t, तो कोई दिक्कत नहीं। कोई किसी बुक में एफ लिखा होगा छोटा एफ, किसी में छोटा एन लिखा होगा, उसका कोई दिक्कत नहीं, सिंबल है, ठीक है। कोई एफ लिखता है, कोई एन लिखता है, ठीक। ये हो जाएगा एन इज इक्वल टू 1/t या एफ इज इक्वल टू 1/t। अब जैसे कि ऐसे कोई भी पूछे कि एफ इज इक्वल टू कितना आ गया, जैसे इस केस में 2 आ रहा है, तो 2 हर्ट्ज, 2 ऐसे लिखो। एफ इसका सिंबल, आवर्ती फ्रीक्वेंसी है, 2 वैल्यू होगी, हर्ट्ज यानी कि मात्रा। समझ गए, बात क्लियर? तो एफ इज इक्वल टू 1/2 कहां से आता है, फिर से बता दूं एक चीज कि भाई आवर्तकाल सिर्फ ये कहता है कि भाई 1 चक्कर पूरा करने में आप कितना समय लेते हो वो बता दो। मैंने कहा सर मैं 1 चक्कर पूरा करने में 0.25 सेकंड लेता हूं। 1 चक्कर पूरा करने में 0.25 सेकंड लेता हूं, यानी कि ये समझ लो कि 1 सेकंड का चौथा भाग लेता हूं, 0.25 सेकंड लेता हूं, ठीक है। तो मेरे से किसी ने पूछा कि अब भाई इसकी आवृत्ति बताओ। अब आवृत्ति क्या मांगती है, आवृत्ति ये मांगती है कि 1 सेकंड में कितने चक्कर लगा सकते हो।
तो यानी कि मुझे ये बात मालूम पड़ी कि भाई मैं 0.25 में एक चक्कर लगा सकता हूं, तो एक सेकंड में कितने लगाऊंगा? 4 चक्कर। साफ बात है, क्यों? क्योंकि 1/0.25, 1/0.25 यानी कि 4 चक्कर। समझ गए? तो F इज इक्वल टू 1/T होता है और T इज इक्वल टू 1/F होता है। दोनों एक दूसरे के उल्टे फॉर्मूले। बात क्लियर? ठीक है, ये खोपड़ी में फिर से बिठा लेना। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट संबंध, रिलेशन आवर्ती आवर्तकाल और कोणीय आवृत्ति में संबंध, रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इन सभी में आपस में बहुत गहरा वाला संबंध होता है। ठीक है, कोई भी एक चीज दे दो तो बाकी सारी चीजें निकल के सामने आ जाती है। ठीक है, अब देखो ये तो मैंने बता दिया कि भाई F इज इक्वल टू 1/T होता है और T इज इक्वल टू 1/F। ये कैसे हुआ समझ ही गए पिछली स्लाइड में। लास्ट स्लाइड में मैंने ये बताया था कि F इज इक्वल टू 1/T या फिर T इज इक्वल टू 1/F, एक दूसरे के उल्टे। अब होता है, बात करते हैं ओमेगा की, कोणीय आवर्ती। ये क्या? एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा। इसको लिखते हैं 2π/T। ये क्या होता है? 2π/T। समझ गए? 2π/T। अब इस T को, नीचे T है यानी कि इसको मैं ऐसे लिख दूं 2π × 1/T। ठीक है, और इस 1/T को यदि मैं F लिखूं तो ये हो जाएगा 2πF। समझ गए? तो ओमेगा को आप 2π/T भी लिख सकते हो इज इक्वल टू, या फिर 2πF भी लिख सकते हो। बात क्लियर? और यहां से फिर इनकी T की वैल्यू ऐसे भी लिख सकते हो, T इज इक्वल टू 2π/ओमेगा। बात क्लियर? या फिर F इज इक्वल टू ω/2π। ठीक है, आपको यदि ओमेगा दिया हुआ T निकालना है तो भी इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो 2π/ओमेगा, और यदि आपको ओमेगा दिया और F निकालना है तो 2π का भाग दे दो, इस साइड चला जाएगा। समझ गए? तो ओमेगा बराबर क्या होता है? 2π/T भी होता है या 2π या 2πF भी होता है। बात क्लियर? यहां से समझ गए? ठीक है, तो सारी बातें याद रखना, ये पता रखना। ये तो पता ही है दूसरे को उल्टे, तो और ओमेगा बराबर याद रख दो 2π/T, तो 2π/T तो T का उल्टा क्या? F, तो F ऊपर आ जाएगा 2πF। बात क्लियर? तो इन फॉर्मूले पे आप अच्छे से फोकस रखना। अब इनके मात्रक देख लो, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, T का तो सेकंड में, कोई दिक्कत नहीं। F क्या है? फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में आएगा, जबकि ओमेगा क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी, कोणीय आवर्ती, तो इसका मात्रक होगा रेडियन पर सेकंड। अभी रेडियन पर सेकंड सर कहां से आया? तो देखो ऊपर क्या है? 2π, एंगल, तो एंगल किस में होता है? रेडियन में होता है। एंगल किस में होता है? रेडियन में। जहां भी पाई देखो वहां क्या हो जाता है? रेडियन। समझ गए? और T क्या? समय, सेकंड में, तो इसीलिए इसका मतलब क्या हो गया? यूनिट क्या होगी? ओमेगा इक्वल टू रेडियन पर सेकंड, रेडियन बटा सेकंड यानी कि रेडियन पर सेकंड। बात क्लियर? ये हो जाएगा ओमेगा, रेडियन पर सेकंड। चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे फेज के बारे में, जो ओमेगा T + पाई लिखा हुआ है उसके बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद आगे के न्यूमेरिकल्स करेंगे अपन, ताकि जो चीज़ें अपन ने की है वो अपन समझ सके कि इनको कैसे निकालना है। ठीक है, जैसे कि इसमें जो साइन ओमेगा T + पाई जो अंदर लिखा हुआ है ना, उस ओमेगा T + पाई का पोस्टमार्टम अभी बाकी है, तो उसका अपन नेक्स्ट क्लास में पोस्टमार्टम करने वाले हैं। उसके बाद करेंगे कुछ न्यूमेरिकल। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।